गुड इवनिंग, जय श्री राम सबको। ओके, आज हमारा अब हम टेंस जो इतने दिन से पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, उसका अब हम आखिरी चरण पे आ चुके हैं। ओके, सो वी आर इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नाउ। हम अब फ्यूचर के पार्ट में आ चुके हैं। इट मीन्स, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों ने टेंस के प्रेजेंट पार्ट को पढ़ा, समझा, सीखा। टेंस के पास्ट पार्ट को पढ़ा, समझा और सीखा। ओके, नाउ वी आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ टेंस। हम टेंस के फाइनल स्टेज में यानी कि फ्यूचर में हैं। और आप देख रहे होंगे मैंने फ्यूचर को काफी घेरों से घेर रखा है ना। नाउ दिस इज व्हाट वी आर ऑल कंसर्न अबाउट। ये ऐसा वर्ड है ना जो कि जिसके लिए ये आप सब स्टूडेंट या दुनिया का कोई भी आदमी, ये एक ऐसा वर्ड है कि दुनिया का कोई भी आदमी या हर एक आदमी आप कह सकते हैं, हर एक इंसान वरीड रहता है। इसके लिए वो लोग जीता है। फ्यूचर, हमारा भविष्य, ठीक है, हमारा भविष्य कैसा होगा, हम भविष्य में क्या करेंगे, सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे, क्या करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं, यानी कि उसके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, नाउ इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, और उस रिजल्ट के बारे में सोचने के चक्कर में ना हम अपना अभी जो प्रेजेंट है वो भूल जाते हैं। राइट, सो रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोच के ना अपने प्रोसेस को ठीक करिए, यानी कि रोज का जो आप पढ़ाई करते हैं ना उसको आप ठीक करिए। उस रूटीन को डिसिप्लिन्ड वे में बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ। देखिएगा, जो लड़का या जो लड़की सारा साल मेहनत से रोजाना 5 घंटा पढ़ता होगा ना, अभी वो बहुत आराम से पढ़ाई कर रहा होगा, रिवीजन कर रहा होगा या कर रही होगी। ठीक है, उसको थोड़ा टेंशन तो होता है, वो सबको होता है, एग्जामोफोबिया सबको होता है। लेकिन क्या है ना कि उन लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यस आई कैन सिट एंड आई कैन आंसर द क्वेश्चंस वेरी वेल। ठीक है, ओके, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट के पार्ट को। ओके, सो प्लीज थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। ओके, हाय निर्मल, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है हम सभी को। ओके, आइए, आज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला क्या है? फ्यूचर का किसी भी का सबसे पहला पार्ट क्या आता है? इंडेफिनिट आता है ना। ओके, सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? सिंपल सी बातें हैं, फ्यूचर में होने वाली वे घटनाएं जो निश्चित काल तक हो रही होगी, जिसका हमको कोई बोध नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? अच्छा, आइए मैं आपको इसका आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी। हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा? आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी इसका किस तरह से होगा? हिंदी के वाक्यों के अंत में ना, देखो हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके, हिंदी के वाक्यों के अंत में ना इसमें गा, गे, गी ये होगा। क्या होगा? हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी ये सब होगा। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या क्या होगा, गा, करोगे, गे, करोगी, गी। ठीक है, सो इस तरह से हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी होगा ही होगा। अब इसका इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? इन इंग्लिश में इसका आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से होगा कि इंग्लिश के वाक्यों में देखो क्या मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया है, और आप मेरा कुछ वीडियो पहले सेकेंड क्लास जो मेरा आप अटेंड करोगे या देखोगे मेरा यूट्यूब वीडियो में @चंद्रामल्लिक8052 में, मैंने उसमें आपको ऑलरेडी एक चार्ट बना के दिखाया था और डिस्कस भी किया था कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कब इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको दिखाया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंसेस में जहां पर शैल या विल का इस्तेमाल किया जा रहा होगा ना, that means we will consider the sentences as future, कि ये फ्यूचर का है। अब उसमें
इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमको ये जानना है कि जहां पर सिर्फ शैल और विल का इस्तेमाल किया जाएगा ना, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का पार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि यहां पर यूज किसका होगा? शैल और विल का। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शैल किसके साथ, विल किसके साथ। ठीक है, मैं अभी सब बताऊंगा आपको। ओके, सो ये रहा हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी एंड इन इंग्लिश एज वेल। ओके, नाउ वी विल स्लोली मूव ऑन टू द अफर्मेटिव पार्ट। हाय रोशन। अच्छा, आइए अब मैं आपको अफर्मेटिव पार्ट बताता हूँ। अफर्मेटिव पार्ट क्या है? ओके, नाउ दिस वाज द आइडेंटिफिकेशन। देखो, आइडेंटिफिकेशन हम लोग को बहुत जरूरी होता है पढ़ना, है ना। हम लोग को आइडेंटिफिकेशन पहचानना पड़ता है। बिना आप आइडेंटिफिकेशन को समझे किस तरह से समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट के पार्ट का है ना। ओके, अगर है लगा है तो प्रेजेंट के पार्ट का है, था लगा है तो पास्ट के पार्ट का है, गा गे गी गो लगा है तो फ्यूचर का है। ओके, प्रेजेंट में अगर ता था है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चुका के साथ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इस तरह से सारे के सारे होते हैं। ठीक है, ता था, रहा था, रही थी, चुका था, चुकी थी। अब हो जाएगा गागेगी। ओके ना, तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इसके रूल्स पे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसके साथ शैल आएगा और किसके साथ विल आएगा। नाउ अफर्मेटिव रूल। अब तक तो आप लोग को इतना पता चल ही गया होगा कि सबसे पहले अफर्मेटिव आता है। ओके, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिया जाता है? अब तो आप लोग खुद स्टार हो गए हैं दोस्त। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिया जाता है? अफर्मेटिव में सबसे पहले लिया जाता है वेरी गुड रोशन, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? शैल या फिर विल। ओके, उसके बाद चूंकि ये इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? वी वर्ब, एक्सेप्ट किसका? पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के। नाउ शैल और विल के साथ क्या आ गया? अब क्या आ जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूल ऑफ अफर्मेटिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ आई विल टेल यू कि शैल किसके साथ और विल किसके साथ। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, ये जो शैल है ना, ये शैल हमेशा आई और वी के साथ आता है। ठीक है, और बाकी का जो रेस्ट होता है ना, वो सबके साथ विल आता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये दिमाग में आ रहा होगा या वो लोग कहीं पढ़ रहे होंगे कि सर शैल का इस्तेमाल हमारे टीचर ने बताया है कि ये अब नहीं होता है, नहीं के बराबर या नहीं होता है, अब हम सिर्फ विल लिखते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो राइट, बट इन विच कंडीशन? ऐसा कौन सा कंडीशन है कि जहां पर हम सिर्फ विल ही लगाएंगे, शैल नहीं लगा सकते? आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, हमको वो भी बोलना पड़ता है। ओके, सो मैं आपको पहले ये बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो इसका क्या है? सबसे पहला, हाय तनिष, हाय मानस। नाउ टुडे अब देखो, मैं आता हूं आपको शैल और विल का इस्तेमाल के बारे में। करना क्या है? करना यह है कि यहां पर हमको शैल और विल को दिखाना है। अब क्या दिखाना है दोस्त? धीरे धीरे प्यार से आराम से हम इसको समझेंगे। ओके,
नाउ इन विच कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज ओनली। अब ये जो रूल है ना, ये रूल सिर्फ ऐसा है, ठीक है। ये रेस्ट का मतलब सभी के साथ लिख देते हैं, रेस्ट ऑल। अब ये जो रूल आ गया ना, शैल और विल, ये किसके साथ, ये क्यों, अब क्यों क्यों नहीं रहेगा सर, इसका कारण बताता हूँ। देखो भाई क्या होता है ना, जब हम किसी को किसी तरह का कोई थ्रेटनिंग करते हैं, थ्रेटनिंग समझते हैं ना आप लोग, थ्रेटनिंग समझते हैं ना, क्या होता है थ्रेटनिंग, यस, धमकी देना, ओके। दूसरा है जब हम किसी को कुछ वादा कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी 2 दिन बाद, परसों शायद, हाँ परसों सरस्वती पूजा आने वाली है, तो आप वादा करते हैं अपने घर वालों से कि हम पूजा करेंगे, ठीक है। आपको क्या लगा मैं कुछ और बोलूंगा क्या? नहीं नहीं, वो सब नहीं बोलता, ठीक है, ओके। और क्या है ना, और एक बात यह है कि हम किसी भी चीज के तरफ डिटरमिन्ड रहते हैं, ठीक है, एकदम हमारा फोकस वहीं पे है, हमको वो करना है तो करना है। नाउ जब हम किसी को थ्रेट करते हैं या प्रॉमिस करते हैं या डिटरमिन करते हैं, यानी कि हम किसी को संज्ञान में रखते हैं, तो इन तरह के सेंटेंसेस में ना हम हमेशा, फिर यहां पर शैल का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो थ्रेटनिंग में किसी को धमकी दे रहा हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मार भात वाला मार नहीं दूंगा, ठीक है, धमाधम दूंगा। सो यहां पर शैल नहीं लगेगा, यहां पर फिर पूरा का पूरा रूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या लगेगा, आई विल किल यू, बात खत्म। तो यहां पर आप देखोगे ये एक धमकी है ना, ओके। देखो मैं जरूर आऊंगा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हेन यू, दैट मीन्स ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रॉमिस झलक रहा है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि धमकी झलक रहा है कि हम किसी को धमकी दे रहे हैं, मार देंगे, मार देबो नहीं छोड़बो, ठीक, कपार में मार देबो, दांत तोड़ देबो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो उस तरह से हम बोलते हैं। तो आई विल किल यू, नाउ दिस इज द सेंटेंस विच इज शोइंग एज अ प्रॉमिस। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमको क्या लिखना है, मैं जरूर आऊंगा, आई विल डेफिनेटली कम, ओके, ठीक है। मैं जो नो, अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्रॉमिस दिखे, थ्रेटनिंग दिखे या डिटर्मिनेशन दिखे, हमको वैसे सेंटेंसेस में विल का प्रयोग कर देना है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, एक और बात, ऐसे वाक्य जिनमें हमको ये लग रहा हो कि वी आर प्रिटी मच श्योर इन इट, ऐसे वाक्य जिसमें हम बोलते वक्त अपने आत्मशक्ति को यानी कि श्योरिटी को बता रहे हैं कि हाँ हाँ निश्चित ये होगा, ठीक है, एकदम 100% होगा ही होगा, तो ऐसे वाक्यों में हमको क्या लगाना है, विल लगाना है। यानी कि जब हम अपने बात को बोलेंगे ना, अपने बात को रखेंगे, तो उस तरह के वाक्य में एकदम पक्का वाला बात, श्योरिटी दिखना चाहिए कि हाँ हम डेफिनेटली ये करेंगे, तो वहां पर हमको विल लगा देना है। और ऐसे वाक्य जिसमें हमको खुद को पता नहीं कि आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे या क्या होगा, उसके लिए हम शैल लगा देते हैं, ओके, समझ में आया। जैसे कि बहुत कल की बात है, बहुत दुख हुआ ये देखकर कि इंडिया मैच हार गई, ठीक है ना। वहां पर क्या था ना कि हम बहुत श्योर थे, लेकिन फिर कहीं मन में दुखदुखाना लगा, डर लगने लगा कि क्या होने वाला है। तो जब हम श्योर थे ना, तो हम क्या कह रहे होंगे कि इंडिया विल डेफिनेटली विन। और अगर उस वक्त हमारे या किसी के भी मन में ये आ रहा क्या इंडिया जीतेगा, शैल इंडिया विन, सो यहां पर श्योरिटी नहीं है, या इंडिया शैल विन, यहां पर श्योरिटी नहीं है,
यहाँ पर बोलने वाला वाक्य में पूरा दम नहीं लग रहा, पक्का पक्का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो उसके वाक्य में कितना वो भरोसा कर रहा है। लेकिन जब हम पूरे भरोसे से कहते हैं तो यहाँ पर विल लगा देते हैं। तो मैंने आपको दो तरीका बता दिया है ना। ऐसा सेंटेंसेस जिसमें थ्रेटनिंग दिखे, थ्रेटनिंग धमकी देना, प्रॉमिस दिखे वादा करना, डिटर्मिनेशन दिखे जिसमें हम संज्ञान में किसी भी चीज को ले रहे होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हमको हमेशा विल लगा देना, शैल नहीं लगा देना। ठीक है, नहीं तो ऐसा सेंटेंसेस नहीं होगा तो हमको हमेशा आई और वी के साथ शैल लगा देना है। अब एक और बात, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ऐसा कुछ है नहीं। होता क्या है ना कि मान लिया गया है कि शैल आप नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई भी गलतियां नहीं होंगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे वाक्य जिसमें कोई श्योरिटी दिखे नहीं उसमें हमको शैल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, गलती होगा नहीं। ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? यस, इंडिया लॉस्ट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। चलिए अब मैं आता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी लिखा दिया, रूल लिखा दिया इसका, और इसके एग्जांपल्स भी आपको समझाते हुए करवा दिया। फिर भी मैं आपको कुछ बोल देता हूं। मैं दौड़ूंगा, आई शैल रन। तुम जीतोगे, यू शैल विन। ठीक है, अब देखो, मैं एकदम जीतूंगा ही जीतूंगा, आई विल डेफिनेटली विन। मैं जरूर जीतूंगा, आई विल डेफिनेटली विन। सो यहाँ पर दो तरह के वाक्यों को मैंने कहा ना, तुम जाओगे, यू शैल गो। ठीक है, यहाँ पर गा, गे, गी, गो, इस तरह का सेंटेंसेस है। मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस कहे हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई भी थ्रेटनिंग नहीं दिख रहा है, कोई भी प्रॉमिस नहीं दिख रहा है, कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं दिख रहा है, वहां पे मैंने शैल लगा दिया। और ऐसे वाक्य जिसमें कोई पक्का वाला श्योरिटी नहीं दिख रहा, उसमें भी शैल लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कोई थ्रेटनिंग वाले बात कही तो उसमें मैंने कहा विल। ओके, नाउ दिस इज द साइन हाउ वी आइडेंटिफाई सच सेंटेंसेस। ऐसे साइंस होते हैं कि हम साइंस कह रहा हूं, साइंस नहीं, ठीक है, साइंस जिसको हमको खुद को पहचानना पड़ता है। जैसे कि वो कोई वाक्य इस तरह से होगा कि मोहन कह रहा था कि मोहन खेल रहा होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया। मोहन खेलेगा, मोहन शैल प्ले, सिंपल सी बात है। मोहन जरूर खेलेगा, मोहन विल डेफिनेटली प्ले। यहाँ पर दो तरह के सेंटेंसेस हो गए ना। ओके, ना इस तरह से होता है अफर्मेटिव का पहचान। अब मैं आता हूं नेगेटिव में। अब हम आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का क्या है? नेगेटिव का कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें खाली नकारात्मकता भरा रहता है। ठीक है, मैं वो भी बताता हूं। अब देखो क्या होता है ना, आपको ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा जिससे कुछ भी पूछो, कैसा है भाई, ठीक नहीं, ठीक रहता है, और मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे बोलता है मजा नहीं आ रहा है। सो ऐसे लोगों के पास आप जाओगे ना, दे आर ऑलवेज नेगेटिव। वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, वो अफर्मेटिव कभी हो ही नहीं सकते। उनका रूल में हमेशा थर्ड पोजीशन पे नॉट को आना ही पड़ता है। ठीक है, नहीं तो भगवान डाले देते ऊपर से, ले बेटा नेगेटिव है, तू नेगेटिव वाला पकड़। तो यहाँ पर हमको उस तरह के लोगों के बारे में बताना। आप देखो क्या होता है, इसका रूल क्या कहता है। देयर आर सम रूल्स व्हिच वी नीड टू फॉलो। क्या है, सबको पता है, सब्जेक्ट लेना है, शैल और विल लेना है, ठीक है, प्लस क्या लेना है, यस, वेरी गुड, नॉट लेना है। नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पे होता है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लेना है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि सब अदर वर्ड्स लिखते हैं, मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अदर वर्ड्स इसलिए नहीं लिखता हूं ना क्योंकि अदर वर्ड्स मीन्स व्हाट,
they identify something else, but this object means they identify the words and as well as the things. थिंग्स समझते हो ना, नॉन में जो थिंग्स हम पढ़ते हैं. ओके, सो यहां पर देखिएगा. देखो यहां पर नेगेटिव का ये रूल है. सब्जेक्ट आता है पहले, शैल और विल आता है, नॉट आता है थर्ड पोजीशन पे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पे, फिर ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं. देखो क्या है ना, हर मैं आपको दो तीन एग्जांपल करवा सकता हूं. ठीक है, बाकी जितना भी आप टेंस के रूल्स को पढ़ोगे ना, ट्रांसलेशंस को पढ़ोगे फॉर ऑल द बोर्ड्स, तो आपको यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा. इसके बाहर का कोई रूल ही नहीं. हाँ, बहुत सारे टीचर शैल नहीं लिखते, बोलते हैं शैल नहीं लिखा जाता. यस, इट इज ट्रू. लेकिन मैं अगर ये लिखूं तो मेरे को ये कोई गलती नहीं कर सकता. ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, कोई गलती बोलेगा नहीं, आप इसको लिख सकते हो. ठीक है ना. और अगर कोई पूछे क्यों, तो मेरा वीडियो आप देख लो, उसको अच्छे से समझ लो, सुन लो, अच्छे से समझ के उनको समझा दो कि इस तरह से है. ओके, आइए. अब मैं आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं. जैसे मैंने कहा था, आप देखो, राहुल नहीं खेलेगा. एक नेगेटिव वाक्य बन गया ना, है ना. अब राहुल नहीं खेलेगा, सो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको बस रूल लगाना है. ठीक है, ओके. सब्जेक्ट क्या है, राहुल. क्या लगाना है, शैल या विल, कुछ भी लगा दो. ओके, उसके बाद नॉट लग गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले. अब मैं यहां पर क्रिकेट लिख सकता था. अगर क्रिकेट लिखता तो ऑब्जेक्ट आ जाता, है ना. तो यहां पर भी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता. समझ में आया. ओके, सो नाउ दिस इज द वे हाउ वी अप्लाई द रूल्स इन द ट्रांसलेटिंग वर्ड्स, सॉरी सेंटेंसेस. ठीक है, ओके. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए. चलिए, अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव पर. इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, एज वी ऑल नो वेरी वेल, हम शुरू से वही पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको बताते आ रहा हूँ और आप अच्छे से समझ चुके हो. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न झलकेगा. ठीक है, ओके. और जिसका जवाब क्या होता है, हाँ या ना में होता है. चलो, इसका क्या होता है, हाउ डू वी स्टार्ट द इंट्रोगेटिव पार्ट. वी ऑलवेज स्टार्ट इट विद द हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, शैल और विल. ओके, उसके बाद क्या लेते हैं, सब्जेक्ट. उसके बाद क्या लेते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद ऑब्जेक्ट. उसके बाद क्या लेते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क. ओके, each and everything has to be pronounced by us in a very proper way so that we also will understand and the person next to us shall also understand. Okay, now this is interrogative part. Interrogative part का मतलब होता है कि the questions which are being asked. Now ऐसे questions, those types of questions जिसका आंसर
ठीक है, whose answer will always be in the form of yes or no। ऐसे वाक्य जो कि प्रश्न में बदल रहे हैं और उनका जवाब हमेशा हाँ या ना में दिया जाएगा। जैसे कि क्या तुम किताब पढ़ोगे? क्या तुम किताब पढ़ोगे? ओके, तो क्या बन जाएगा? विल यू रीड द बुक? यस, हाँ मैं किताब पढ़ूंगा, हमको आता है तो पढ़ेंगे भाई ना। ठीक है, अब हमको नहीं आता वो तो नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, सीखेंगे फिर पढ़ेंगे। ओके ओके, तो ये रहा एग्जांपल, एक और दे देता हूं, ठीक है। क्या मोहन दौड़ेगा? अब मोहन से पूछना पड़ेगा ना। मोहन बोलेगा हाँ हाँ हम दौड़ेंगे सर, फिर बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं दौड़ूंगा। सो द आंसर विल बी इन यस और नो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल मोहन रन? हमने रूल लगा दिया, सर विल में कुछ भी ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया तुम, है ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। देखो शैल विल में विल ले लिया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें तो हमने ऑब्जेक्ट को लिया नहीं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दोनों में ले लिया, बात खत्म, है ना। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द रूल्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंफ्यूज। कंफ्यूज होने से कुछ नहीं होता है, हमको हर चीज को सीखना पड़ता है। हम जब तक सीखेंगे नहीं ना तब तक हमको कोई सिखाएगा नहीं बैठा के, ठीक है। हर इंसान दुनिया में जो है ना, इंसान जो है ना वो मतलब अपने मतलब के लिए जीता है। बहुत कम इंसान ऐसा होता है ना जो दूसरों के मतलब के लिए जीता है। उसमें से कुछ हम जैसे पागल इंसान है, गधे इंसान है, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज इंट्रोगेटिव रूल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम आते हैं डबल इंट्रोगेटिव पर। इसके बाद हम आप लोगों को कंटिन्यूअस भी पढ़ाएंगे, आज ही कंटिन्यूअस खत्म करना है। Now this is double interrogative rule. Now how it will be? Okay, कैसे स्टार्ट होता है? It always starts with WH family, then the whole part of interrogative rule. Now what is the interrogative rule? अब हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो पढ़ चुके, हम लोग को दिमाग में बैठ चुका, छप चुका। सो क्या करना है? शैल या विल लेना है, उसके बाद क्या लेना है सर? सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद क्या लेना है सर? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसके बाद क्या लेना है सर? ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। करके देख लो। मैं अगर आपसे पूछूंगा तुम घर कब जाओगे, तो क्लास 10th वाला सुमित बोलेगा मैं घर हाँ जाऊंगा, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो आप उसका क्या जवाब दोगे? हाँ ना में नहीं दे सकते। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ ना में नहीं हो सकता, इट मीन्स द क्वेश्चन इज फ्रॉम डबल इंट्रोगेटिव रूल। दैट मीन्स वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। तो WH फैमिली हम सबको पता है ना क्या है? विच, व्हेन, व्हाट, हुज, हुम, व्हाई, हाउ, ये सारे के सारे। ओके, सो नाउ तुम घर कब जाओगे, है ना। इसका क्या हो जाएगा? हमेशा WH फैमिली से स्टार्ट होता है, तो कब हो जाएगा? व्हेन। हम लोग को WH फैमिली पहले लेना है ना। ओके, व्हेन। शैल विल में क्या लेना है? विल।
उसके बाद सब्जेक्ट लेना है तो तुम, यू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाओगे, जाना, जाना है ना तो गो फर्स्ट फॉर्म है। ओके, व्हेन विल यू गो, तो घर जाना है ना, व्हेन विल यू गो टू होम। ओके, समझ में आया सबको? बुझते पारले दादा सबाई? ओके, वेरी गुड। चलिए अब जल्दी से मैं आपको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना। ये वीडियो मेरा आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है @chandramallik8052, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी नया नया उसको काफी दिन पुराना था, लेकिन अभी फिर से उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि गुड्स एंड बैड्स हमारा जो है वो हम जान सके, ठीक है। व्हाट आर माय फ्लॉज, वो मैं जान सकूंगा, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट जो है ना वो खत्म हो चुका। अब हमको सीखना क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है हेल्पिंग वर्ब, शैल ऑब्लिक विल के साथ लग जाता है बी, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, शैल विल के साथ क्या लग गया, शैल विल के साथ लग जाता है बी। ओके, नाउ जैसे कि हमने क्या पढ़ा था अभी, तुम खेलोगे, तुम पढ़ोगे, वह जाएगा, वह आएगा, ठीक है, वह दौड़ेगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल आपको एकदम डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि इसके वाक्यों के अंत में क्या मिलता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से। हिंदी का आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि टेंस सीखने के बाद आप लोग अच्छे से ट्रांसलेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर में ऐसा कार्य जो कि लगातार स्थिति से चल रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में कैसे मिलेगा, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सब होगा, ठीक है। ओके, ये तो रही हिंदी में आइडेंटिफिकेशन की बात। इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफिकेशन इसका होगा, है ना। देखो इंग्लिश में इसका आइडेंटिफिकेशन करना भी आसान है, ठीक है। ओके, शैल ऐसे वाक्य जिसमें शैल और विल के साथ बी, क्या, शैल और विल के साथ बी हो, और कंडीशन देख लो, जिसमें शैल और विल के साथ बी हो, सॉरी, प्लस आईएनजी हो वर्ब वन के साथ, ठीक है। शैल और विल के साथ बी हो प्लस आईएनजी हो वर्ब वन के साथ, वैसे वाक्य, वैसे सेंटेंसेस को हम समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, आई शैल बी रनिंग टुडे, सॉरी टुमारो। मैं टुमारो की बात कर देता हूं, आज भी हो सकता है, आज क्यों नहीं हो सकता। 10 बजे दौड़ेंगे, सुबह 4 बजे दौड़ेंगे,
कल के सुबह 4 बजे दौड़ेंगे, अभी मेरा मन करेगा अभी दौड़ेंगे जाके, हमारा मन हम कुछ भी करें, है ना। ओके, सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश इन द सेंटेंसेस। हाउ विल वी आइडेंटिफाई इट एज कि ये एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हमने देख लिया, हमने क्या कहा था, सेंटेंस में शैल होगा या विल होगा, उसके साथ में बी होना चाहिए, और वर्ब वन के साथ आईएनजी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा ही होगा, यानी कि V4 होगा। तो हमने एक सेंटेंस को बना दिया, ये देखिए, आई शैल बी रनिंग टुमारो। देखो यहाँ पर शैल और विल में शैल आ गया, बी भी आ गया, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रन, उसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी, रनिंग। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, समझ आया? सो ये एक सेंटेंस है कि जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, पहचान लेना पड़ता है कि यहाँ पर क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो समझ में आया? इसका हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या है, वाक्यों के अंत में, हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह का होगा। सॉरी, इंग्लिश में क्या होगा, सेंटेंस में शैल या विल होगा, प्लस बी होगा, प्लस आईएनजी होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, आइए मैं आपको जल्दी से इसका अफर्मेटिव का रूल दिखा देता हूं। ओके, क्या होगा पहले, यस वेरी गुड, सब्जेक्ट होगा, फिर शैल या विल होगा, प्लस बी होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, देखो तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। यहाँ पर वाक्य, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आया, क्या आया, देखो हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आया, रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो हमको रहे होंगे के जैसे ही वाक्य के अंत में मिल गया तो हमको समझ में आ गया कि ये एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। ठीक है, ओके, अब मैं आपको इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। ओके, पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, फिर क्या लेना है, शैल या विल। ओके, आप शैल भी ले सकते हो, विल भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैं यहां पर शैल ले सकता हूं, ले लेता हूं। शैल के बाद क्या लिया, बी, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो पढ़ा रहे होगे तो क्या होता है, टीचिंग। ओके, TEACH हो गया टीच, उसके साथ लगा दिया हमने आईएनजी, हो गया टीचिंग इंग्लिश। देखो इंग्लिश में भी मैंने क्या इसका आइडेंटिफिकेशन बताया था, पहचान करने का तरीका क्या बताया था इसका, मैंने क्या कहा था, शैल या विल में से कोई एक होगा, उसके साथ में बी होगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। ऐसे वाक्यों को हम क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया दोस्तों? ओके, इसको लिख लीजिए। अभी मेरा 3 स्टूडेंट यहाँ पर हो चुका है, तो 3 स्टूडेंट यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, देखो एक टीचर का ना असली चैलेंज वो नहीं होता है कि सीखे हुए को सिखा देना। मैं जब गांव में पढ़ाया करता था ना समस्तीपुर में, तो ऐसा मुझको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू फेस द ट्रूथ। आपको सच्चाई का सामना करना आना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या था ना कि जब मैं काफी बड़े बड़े स्टूडेंट से मिलता था ना, तो उनका ये प्रॉब्लम होता था समस्तीपुर के गांव में एक्चुअली। तो ठीक है, तो सिर्फ वही नहीं, कलकत्ता में भी यही हाल है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता टेंस के फॉर्म को किस तरह से यूज करना है।
तो मैं बच्चों से मिला तो सॉरी, मैं उन बच्चों को देखा तो दे वर पेइंग वेरी हाई फीस। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते थे वो अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं करते थे ना तो उनका बहुत हालत खराब होता था। सो मैंने वैसे बच्चों को ना नोट्स बनाकर देना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। और बदले में फीस लेता था, ठीक है, बदले में फीस लिया करता था। आलू का पराठा कभी कभी खा लिया करता था, उनके हाथों से उनके बगीचे का अमरूद खा लिया करता था। सो और भी वो क्या कहते हैं, वो गांव में क्या कहते हैं, वो राम फल ना क्या चीज फल कहते हैं ना वो, तो वो खाया करता था मैं। तो यही मेरा रेम्यूनरेशन फीस होता था। तो उन जैसे बच्चों के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए। हाँ, हालांकि बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी आजकल का गांव है जहां पर लाइट्स की सुविधा नहीं है, although they are very much nearby to the stations, to the very versified cities, सिटी के ठीक नजदीक में है। तो वैसे भी गांव है, तो वहां पर क्या होता था, मैं बच्चों को पढ़ा दिया करता था और बच्चों को समझाने की कोशिश करता था, ठीक है। तो आज वहां पर मैं हूं नहीं, लेकिन यहाँ से मैं उनसे कनेक्ट हो जाता हूँ और उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो अफर्मेटिव तो हो गया, अब आते हैं नेगेटिव पर। मेरा ऐसा भी टाइम मैंने गांव में दिया है कि खाना पीना भूल जाता था मैं और कंटिन्यूस पढ़ाया करता था। ऐसे भी टाइम मैंने दिया है। सो वैसे स्टूडेंट अच्छे नंबर भी लाए हैं तो बहुत मजा आता है ऐसे पढ़ाने में। जब स्टूडेंट अटेंटिव हो तो टीचर को भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। आइए हम लोग भी मजा करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव है, शैल विल आ गया, तो अब क्या करेंगे, सर ने बोला था कि शैल विल के साथ तो बी जोड़ना है। नेगेटिव में हमेशा नॉट को थर्ड पोजीशन पे आना ही पड़ता है। ओके, सॉरी, हाँ, अब आ गया बी, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करना है, एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। अभी हमने क्या एग्जांपल आपको दिया था, वो नहीं, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। ओके, चलो इसको बनाते हैं। देखो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होगे। जब मैं समस्तीपुर के चैता गांव के एक स्कूल में था तो वहां पर मैं एक स्टूडेंट से मिला, मैंने आते वक्त मिला था। तो वो स्टूडेंट क्लास 10th का स्टूडेंट था, ठीक है। आई विल नॉट मेंशन हिज नेम, बट वो समझ जाएगा कि मैं उसको ही बोल रहा हूँ, ठीक है। उसने मेरे से कहा कि सर प्लीज मेरे को 10th आप सिखा दो, क्योंकि उनको किसी गुरुजी ने श्राप दिया था कि तुम कभी 10th सीख नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज द वेरी रॉन्ग वे ऑफ ऑल द टीचर्स हु डू सो। वैसे टीचर्स जो इस तरह से अपना गुस्सा व्यक्त करते स्टूडेंट पे श्राप देकर, शिक्षक है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप अगर उसको नहीं पढ़ा पाए, उससे नहीं हो रहा है ना, तो आप उसको बोल दो कि भाई हमसे नहीं होगा, आप कहीं और देख लो, उसको इस तरह से श्राप मत दो, ठीक है। हाँ, गुस्सा जहां पर आए तो वहां पर तो रुद्र का रूप लेना ही पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट मेरे लाइफ में भी आए हैं, ठीक है, जो जिनको मैंने पढ़ाया और
दे स्टैब्ड नाइफ एट माई बैक, तो वो मेरे पीठ में खंजर भोंक बैठे। सो दिस इज द थिंग्स। तो उस लड़के ने मेरे से कहा था कि सर मुझको टेंस सीखना है। सो आई डोंट नो हाउ मच आई टॉट हिम, मैंने उसको कितना पढ़ाया, कितना उसको समझाया, कितना उसको याद करवा सका। सो उसके लिए ये मैंने लिखा है। सो बडी आप देख रहे होंगे, आप देखेंगे जरूर मेरा वीडियो, मेरे को पता है। तो आपसे कभी किसी ने कहा था ना, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होगे, सीखबे नहीं करोगे तो पढ़ाओगे क्या, ऐसे बोला था ना। तो देखो हमने आपके लिए लिखा है। तो क्या है, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होगे, नेगेटिव है ना, तो हमको नेगेटिव को जवाब ही तो देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, शैल विल, शैल लगा दे या विल लगा दे, नॉट बी, पढ़ा रहे होगे, पढ़ाना यानी कि टीचिंग। ओके, यू शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। लेकिन आज वो लड़का बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ाता है और अपने से छोटों को सिखाता भी है। ठीक है, अपना ईगो कभी भी स्टूडेंट्स पे सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। द स्टूडेंट्स आर अ वेरी मच ब्लिसफुल फ्लावर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, वो ऐसे फूल है ना जो सुगंध फैलाने के लिए बने हैं, और हम अपना ईगो अगर उस पर सेटिस्फाई कर लेंगे ना, तो वो समय से पहले मुरझा जाएंगे। ठीक है, क्या पता कहीं पर एक बहुत महान टीचर बना हो, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाह रहा होगा। सो वी शुड नॉट डू दैट। चलिए, ये रहा हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, वैसे भी मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है, @ChandraMallik8052। चलिए, अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव पार्ट पर। इंट्रोगेटिव क्या है, आप लोग को तो अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है, व्हाट इज द इंट्रोगेटिव रूल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या राम किताब पढ़ रहा होगा? हाँ, पढ़ रहा होगा, या ना नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, ओके। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, शैल या विल में हमने कुछ ले लिया, विल सब्जेक्ट लेना है, फिर लेना है सब्जेक्ट का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग पढ़ रहा है। ठीक है, किताब है रीडिंग द बुक। अब देखो इसका हाँ या ना में जवाब हो गया। अब हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। क्या है, शैल या विल लिया हमने, सब्जेक्ट लेना था सब्जेक्ट ले लिया, बी लेना था बी भी ले लिया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पढ़ रहा होगा, पढ़ना का रीड होता है। ओके ओके, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग रीड फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी के साथ लग गया तो V4 हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बन गया, ऑब्जेक्ट है किताब द बुक, और क्वेश्चन मार्क हमने ले लिया। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव रूल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और उसका एक एग्जांपल। अब हम आएंगे डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जल्दी से मैं आपको वो भी लिखा देता हूं।
जय श्री राम। क्या है स्टार्टिंग कैसे होता है इसका? WH फैमिली प्लस द होल रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। ओके, तो क्या हो जाएगा? शैल हो या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतने सारे प्लस आ गए, बाप रे बाप। चलो आ गया ना, देख लिया। दिस इज द रूल ऑफ, ठीक है। समझ में आया? इसका भी एग्जांपल कुछ वैसे ही कर लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग अभी मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर ले लो, कुछ भी हम लोग अगर पढ़ रहे हैं। किलर भाई, ओके, हाय किलर भाई, हाय धीरज। तो क्या करना है हम लोग को? एक एग्जांपल किसका लेना है? क्या मोहन खेल रहा होगा? तो एक ये है बेटा, इंट्रोगेटिव का है। क्या मोहन खेल रहा होगा? ये एक इंट्रोगेटिव है, इसमें तो हाँ या ना में जवाब होगा। डबल इंट्रोगेटिव में हमेशा स्टार्टिंग WH फैमिली से किया जाता है। ओके, तो मोहन क्या खेल रहा होगा? मोहन क्या खेल रहा होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। What Mohan shall be playing? Sorry, what shall be Mohan? What shall be Mohan be playing? ठीक है, What shall Mohan be playing? सिंपल सी बात है। WH फैमिली ले लेना है, what फिर shall भी लेना है। What shall, सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन, उसके बाद बी फीमेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या है? प्ले, खेलना। उसके साथ ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसलिए हमने लिया नहीं। सो यहाँ पर हमारा डबल इंट्रोगेटिव भी खत्म हो चुका विथ एक एग्जांपल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ये वीडियो ऑलरेडी मैं अपने YouTube चैनल @chandramallik 8052 में अपलोड करूंगा कुछ देर में। ओके, चलिए। हाय धीरज, हाय। चलिए, हमारा अब यहाँ पर सेशन आज फ्यूचर कंटिन्यूस भी खत्म हो चुका। अब हम धीरे धीरे जो है ना टेंस खत्म करने की कगार पे हैं। कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्लीज थोड़ा अटेंटिव रहिएगा कल के दिन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस थोड़ा सा समझने का फेरा लगता है उसमें, ठीक है ना। ओके, तो हम फिर कल मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज कल शाम 7 बजे हमारे इस इंस्टाग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा। थैंक यू। और प्लीज मेरा जो वीडियोस है ना उसको देखिए, उसको शेयर करिए, ताकि मुझको भी अपने फ्लॉज को समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। ओके, तब तक खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा सा नींद सोइए और रोजाना बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री राम।